वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबर में। चलिए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं हम हमेशा की तरह ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। तो ग्लोबल इकोनॉमी की जो न्यूज़ है उसको हमें एनालाइज करने के लिए जाना होगा फ्राइडे को। तो फ्राइडे को इंडिया मार्केट्स खत्म होने के बाद यूएस मार्केट्स जस्ट शुरू होने से पहले उनका एक डेटा सामने आया विच वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑन दैट डे। तो यूएस का फ्राइडेज को यूजुअली जॉबलेस क्लेम्स एंड लेबर रिलेटेड डेटा जो है वो रिलीज होता है। तो उससे ये दिखा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी जो ओवरऑल अगर हम लेबर रिपोर्ट कहें तो वो सॉफ्ट, उनके टर्मिनोलॉजी में सॉफ्ट लेबर रिपोर्ट रही थी ऑन फ्राइडे, जिससे एक इंडिकेशन मार्केट ले लेता है कि आगे चलकर क्या होगा। तो जनरली अगर हम पिछले एक साल, पिछले 6 महीने में अगर हम देखें तो इंस्पाइट ऑफ हायर रेट्स जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स थे वो ज्यादा बढ़ नहीं रहे थे। एंड इवन यूएस इकोनॉमी का जो ग्रोथ नंबर था वो भी ठीक ठाक बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। तो ऐसे में यूएस फेडरल रिजर्व ने क्या सोचा कि अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो अगर ज्यादा बढ़ नहीं रही है तो हमें कोई जल्दी नहीं है रेट कट्स करने की। लेकिन फ्राइडे को जो डेटा आया उसमें ये दिखा कि अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे जो मार्केट्स है उन्होंने ये इंडिकेशन ले लिया कि हो सकता है यूएस फेडरल रिजर्व अब रेट कट्स के बारे में सोचे, क्योंकि रेट कट्स के बारे में किसी भी फेडरल रिजर्व को या फिर किसी भी सेंट्रल बैंक को बेसिकली तब सोचना पड़ता है जब ग्रोथ को बढ़ाने की जरूरत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा बढ़ने लगी है। तो ऐसे में जो भी सेंट्रल बैंक है वो रेट कट करना ज्यादा जल्दी उसमें कर सकती है। तो इसी के चलते यूएस के मार्केट्स थोड़े से बढ़ते हुए नजर आए ऑन फ्राइडे। इनफैक्ट बाय द एंड ऑफ दिस सेशन दे वर स्टिल ऑन अ पॉजिटिव नोट, ऑल्दो मिड डे में यूएस मार्केट्स वर हाई बाय इवन मोर पॉइंट्स। तो एक रिन्यूड होप्स नजर आ रही है, कि एक आशा नजर आ रही है सारे इन्वेस्टर्स को जो भी यूएस मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, कि रेट कट्स जो है वो उसके बारे में अब फेडरल रिजर्व थोड़ा ज्यादा सीरियसली सोचेगा। तो जो डेटा आया है वो इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन स्टॉक मार्केट्स टुक इट पॉजिटिवली बिकॉज इससे हो सकता है कि यूएस फेडरल रिजर्व रेट कट करे। एक और जो डेटा सामने आया वो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है यूएस मार्केट का, यूएस इकोनॉमी का। तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ नजर आया, मतलब कम होता हुआ नजर आया, 249.2 इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जबकि मार्च में ये 50.3 था। तो अगेन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ रही। तो जॉब अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी सी स्लो डाउन होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में जो स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो यही सोचेंगे कि रेट कट्स जो है वो शायद यहाँ पर जल्दी हो सकते हैं। तो अगेन जो डेटा सामने आ रहा है वो यही दिखा रहा है कि जो यूएस की इकोनॉमी है वो शायद उतनी रेजिलिएंट नहीं है करंटली, जितनी कुछ पिछले कुछ महीनों में जो डेटा सामने आ रहा था उसमें दिख रही थी। सो हो सकता है कि जो यूएस फेडरल रिजर्व है वो रेट कट्स के बारे में थोड़ा जल्दी यहाँ पर सोचे। इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, जहां पर हमें बात करनी होगी इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स की। तो जो आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व्स मेंटेन करता है उसमें एक ड्रॉप दिखा है इन द लास्ट 15 डेज, ड्रॉप ऑफ ऑलमोस्ट $2.4 बिलियन। टोटल रिजर्व की फिगर $637 बिलियन हो चुकी है। एंड ये एक थर्ड कॉन्जिक्यूटिव वीक है जहां पर इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स डिक्लाइन होते हुए नजर आए हैं। अगर हम बात करें एक महीने पहले की, तो अप्रैल के स्टार्ट में इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स एक रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए थे, जब आरबीआई ने अनाउंस किया था कि उनके जो फॉरेक्स रिजर्व्स थे वो $640 बिलियन हो चुके हैं। उसके बाद अगले तीनों हफ्तों में जो रिजर्व्स है वो यूज करने पड़े हैं आरबीआई को फॉर वेरियस रीजंस। एंड इसके चलते दिस इज द थर्ड कंसेक्यूटिव वीक जहां पर फॉरेक्स रिजर्व्स इंडिया के डिक्लाइन हुए हैं। आरबीआई हमेशा जो फॉरेन फॉरेक्स मार्केट्स है वो काफी क्लोजली मॉनिटर करता है, एंड अगर उन्हें जरूरत पड़े इंटरवीन करने की तो ऐसे में जो एक्सेसिव वोलेटिलिटी है उसको कंट्रोल में लाने के लिए या फिर एक्सचेंज रेट मेंटेन करने के लिए आरबीआई नीड्स टू यूज दिस फॉरेक्स रिजर्व्स। तो हो सकता है इन्हीं चीजों के लिए आरबीआई ने ये फॉरेक्स रिजर्व्स यूज किए हो, रुपी डेप्रिसिएशन कहीं अगर रोकना हो तो ऐसे में फॉरेक्स रिजर्व्स ही आरबीआई के काम आते हैं। एंड हो सकता है उन्हीं वजह से ये यूज हुए हो, लेकिन इट्स द थर्ड कंसेक्यूटिव वीक जहां पर फॉरेक्स रिजर्व्स थोड़े से कम होते हुए दिखे हैं आरबीआई के। अब बढ़ते हैं कुछ स्टॉक वाइज अपडेट्स की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे मुथूट फाइनेंस का एक आर्म है बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस, जिसने फाइल किए हैं आईपीओ के पेपर्स। इन आईपीओ के पेपर्स के हिसाब से डीआरएचपी जो फाइल किया है उसके हिसाब से लगभग 1300 करोड़ का आईपीओ ये होने वाला है। जो सेबी के साथ इन्होंने फाइलिंग की है उसमें ये बताया है। इसके अलावा उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर बताई है कि जो 1300 करोड़ का इशू है इसमें अराउंड 1000 करोड़ जो है that will be fresh issue and only 300 crores will be in the form of
ऑफर फॉर सेल, ओएफएस जिसे कहते हैं, एज पर दिस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। जो ऑफर फॉर सेल है वो भी प्रोमोटर्स नहीं कर रहे, दैट इज बेसिकली द प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। डैनिश असेट मैनेजमेंट फर्म है एक, इसके अलावा अरुम होल्डिंग्स करके एक और पी इन्वेस्टमेंट है, अगस्टा इन्वेस्टमेंट से भी एक और पी इन्वेस्टर है। तो ये सारे जो यहाँ पर मार्की इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पर अपना स्टेक जो है वो सेल करना चाहते हैं, एंड दैट इज व्हाट कंस्टिट्यूट्स द ऑफर फॉर सेल। अगर हम वेलस्टार माइक्रो फाइनेंस इस कंपनी की बात करें तो ये एक एनबीएफसी एमएफआई यानी एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो वाइड रेंज ऑफ लोन प्रोडक्ट्स देती है, विच इंक्लूड्स माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस, कंज्यूमर गुड्स, एजुकेशन लोन्स, इमरजेंसी लोन्स एक्सेट्रा। एंड इनका जो लेंडिंग मॉडल है दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन दी लेंडिंग टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एसएचजी जिसे कहते हैं, एंड दैट अकाउंट्स फॉर 57% ऑफ द टोटल लोन पोर्टफोलियो एज ऑफ December 23। सो एक इंपॉर्टेंट आईपीओ यहाँ पर हो सकता है। करंटली दे हैव जस्ट फाइल्ड द पेपर्स, आगे चल के देखना होगा कि सेबी इसका आईपीओ कब एग्जैक्टली लाता है। अब बात करें कि कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की जो सैटरडे को आए थे, फ्राइडे सैटरडे बेसिकली जो रिजल्ट्स आए थे उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो दो इंपॉर्टेंट कंपनीज के यहाँ पर रिजल्ट्स आए थे। सबसे पहले हम बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। तो ये बैंक काफी चर्चे में रही है पिछले 2-3 हफ्तों से, एंड रिजल्ट्स की वेट सभी को थी बिकॉज रेगुलेटरी साइड पर थोड़े एक्शंस आरबीआई ने लिए थे, लेकिन रिजल्ट्स कैसे होंगे इस पर बहुत लोगों की नजर थी। बैंकिंग इंडस्ट्री में, बैंकिंग सेक्टर में मोर और लेस सारे इंपॉर्टेंट कंपनीज, सारे इंपॉर्टेंट बैंक्स के रिजल्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, एंड कोटक महिंद्रा बैंक वाज द वन दैट वाज रिमेनिंग। तो नंबर्स कैसे आए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के लिए? नेट प्रॉफिट जो है वो 18% से बढ़ा है इन दिस क्वार्टर टू 4133 करोड़। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 13% से बढ़ा है। ओवरऑल अगर हम वैल्यूएशंस को कंपेयर करें तो मोर और लेस द रिजल्ट्स, द नंबर्स ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक हैव बीन क्वाइट गुड। अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की टोटल अमाउंट देखें इस क्वार्टर में तो वो 6900 करोड़ थी, विच इज अप बाय 13%। नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक वाज 5.28% फॉर Q4 ऑफ FY24। असेट क्वालिटी की बात करते हैं, ग्रॉस एनपीए जो है वो रहा 1.39%, जबकि पिछले क्वार्टर में, पिछले साल के सेम क्वार्टर में 1.78% था। तो असेट क्वालिटी भी थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। नेट एनपीए में भी अराउंड 3 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट दिखा है, 0.34% उनका नेट एनपीए रहा फॉर Q4 ऑफ FY24। अगर असेट्स की बात करें यानी एयूएम की बात करें बैंक के, तो एडवांसेस जो है बैंक के वो 20% से इंक्रीज हुए हैं टू 3.91 लाख करोड़ कंपेयर टू 3.25 लाख करोड़ जो Q4 ऑफ FY23 में थे। अगर फुल ईयर को कंपेयर करें, FY24 वर्सेस FY23 कंपेयर करें कोटक महिंद्रा बैंक का, तो जो प्रॉफिट है बैंक का वो इंक्रीज हुआ है बाय 26% टू रुपीज 13,782 करोड़। लाइक आई सेड, ओवरऑल काफी अच्छे नंबर्स। अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो काफी अच्छे नंबर्स यहाँ पर, ओवरऑल प्रॉफिट, नेट इंटरेस्ट मार्जिन एंड ये सारे जो असेट क्वालिटी के नंबर्स है वो ओवरऑल काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। एक और डेवलपमेंट की बात करते हैं विच इज रिलेटेड टू कोटक महिंद्रा बैंक। तो अभी कोटक बैंक से रिलेटेड एक जो इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव आरबीआई ने इशू किया था कुछ दिन पहले, जिसके बारे में आप वाकिफ होंगे। तो इस डायरेक्टिव के बाद काफी एक एंजाइटी थी कि जो मैनेजमेंट है वो डिटेल में रिस्पॉन्स कैसे देगा जब रिजल्ट्स आएंगे, जब कॉन कॉल होगा। तो कोटक बैंक ने ये कहा है कि कुछ एक्सपेंसेस जो है उनके आने वाले क्वार्टर्स में वो इंक्रीज होंगे बिकॉज ऑफ आईटी इंफ्रा। जो आरबीआई के रूलिंग के हिसाब से उनको जो करेक्टिव मेजर्स लेने हैं उसके लिए उनको ये सारे जो खर्चे हैं वो आने वाले क्वार्टर्स में करने होंगे, ऐसा बैंक ने यहाँ पर कहा है। तो जैसा कि आप जानते होंगे आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को नए क्रेडिट कार्ड्स इशू करने के लिए पाबंदी लगाई थी। टेक्नोलॉजी रिलेटेड डेफिशिएंसीज आरबीआई ने कहा था कि वो उन्होंने देखे हैं इन कोटक बैंक, जिसकी वजह से उनको उनका इंफ्रा इंप्रूव करने की जरूरत है। तो कोटक महिंद्रा बैंक ये एक्सपेक्ट करता है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो काफी इंक्रीज होंगे बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन दी आईटी फ्रेमवर्क जो उन्हें करना पड़ेगा टू टू डू गुड ऑफ वॉट एवर द बैन्स आरबीआई हैज इशूड ऑन द बैंक। एंड उनका ये कहना है कि जो उनका फोकस रहेगा वो कैपेसिटी बिल्डअप पर रहेगा rather देन लॉन्चिंग एनी न्यू प्रोडक्ट। तो जो करंट प्रोडक्ट्स है उन्हीं को वो सुधार लाने की कोशिश यहाँ पर करने वाले, rather देन जस्ट थिंकिंग ऑफ लॉन्चिंग सम न्यू प्रोडक्ट्स। उनका ये भी एस्टिमेट है कि अराउंड रुपीज 300 to 450 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है उसका इम्पैक्ट FY25 में आएगा बिकॉज ऑफ द रेगुलेटरी एक्शन बाय आरबीआई। मोर और लेस आई थिंक जो स्टॉक मार्केट्स है उन्होंने इस चीज को उसी दिन प्राइसिंग कर लिया था जिस दिन ये जो बैन है वो आरबीआई ने इस बैन के ऊपर डाला था, उसके अगले दिन ही स्टॉक वाज डाउन बाय ऑलमोस्ट 9 to 10%। तो काफी हद तक उस चीज की प्राइसिंग इन
हो गई है, ऐसा मुझे लगता है। एंड आज यहाँ पर देखना होगा कि रिजल्ट्स एंड ये सारी चीजें जो है उसको देखते हुए स्टॉक मार्केट किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है टू ऑल दीज थिंग्स। एक और चीज उन्होंने यहाँ पर कही है कोटक महिंद्रा बैंक ने, कि जो बैन आरबीआई ने लगाया लगाया है, वो उन्हें लग रहा है कि इट इज मोर ऑफ अ रेपुटेशनल इम्पैक्ट रादर देन अ फाइनेंशियल वन। यानी उनको लगता है कि उनकी इमेज को थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर ठेस पहुंच सकती है रादर देन द इम्पैक्ट जो उनको नंबर्स में या फिर प्रॉफिट या फिर जो सेल्स है उस नंबर्स में, उस नंबर्स की बजाय उनका जो रेपुटेशन है उस पर ज्यादा इम्पैक्ट इस बैंक की वजह से हो सकता है, ऐसा कोटक महिंद्रा बैंक ने यहाँ पर कहा। एक और इंपॉर्टेंट कंपनी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ ऑन सैटरडे एंड दैट इज एवेन्यू सुपरमार्ट्स। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है बाय 22.5% टू रुपीज 563 करोड़ फॉर Q4 ऑफ FY24। रेवेन्यू जो है वो 20% अप रहा, लेकिन रेवेन्यू के बारे में कंपनी ने ऑलरेडी अपडेट दे रखी थी इन द लास्ट मंथ। तो सारी जो नजर थी वो इसी पर थी कि प्रॉफिट के नंबर्स कैसे आते हैं, रेवेन्यू के नंबर्स एंड कितने स्टोर्स उन्होंने ऐड किए हैं वो उन्होंने अपने अपडेट में पिछले महीने में ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिया था। कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो आया है एट रुपीज 12,726 करोड़, लाइक ऐसे 20% का इंक्रीज है। एबिडा की अगर बात करें तो इस क्वार्टर का एबिडा कंपनी का 944 करोड़ था, विच इज एन इंक्रीज ऑफ 22%। एबिडा मार्जिन 7.4% का रहा था। ओवरऑल मार्जिन इस बिजनेस में कम ही होते हैं, बेसिकली बिजनेस मॉडल ही कंपनी का जो है वो इस तरह का है। अगर नंबर ऑफ स्टोर्स की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट यहाँ पर कंपनी ने ये बताया है कि जो स्टोर्स डीमार्ट के दो से ज्यादा साल पुराने हैं उनमें 9.9% की ग्रोथ दिखी है इन FY24 कंपेयर टू FY23। दिस इज द रेवेन्यू ग्रोथ जो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। अराउंड 284 स्टोर्स है कंपनी के आउट ऑफ 365 स्टोर्स जो उनके करंटली है, जो जिनको ऑलरेडी 2 साल हो चुका है। तो ये सारे मैच्योर स्टोर्स हो गए हैं कंपनी के, जिनमें 9.9% ग्रोथ दिखी है इन FY24 कंपेयर टू FY23। इस साल में FY23 में कंपनी ने 41 न्यू स्टोर्स खोले हैं। काफी बड़ा नंबर इसमें से पिछले जो लास्ट क्वार्टर है उसी में रहा था। हमेशा से ट्रेंड कंपनी का यही रहा है कि जो लास्ट क्वार्टर है उसमें उनके ज्यादा स्टोर्स ओपन होते हैं। जो कंपनी के सीईओ है उन्होंने ये कहा है कि उनको काफी कंटिन्यूड अपटिक नजर आ रहा है इन द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरल। तो क्लोथ रिलेटेड जो बिजनेस है विद इन द प्रेमाइसेस ऑफ डीमार्ट, तो उसमें काफी अच्छा अपटिक नजर आ रहा है। एंड जो ग्रॉस मार्जिन इंप्रूवमेंट है वो इसी मिक्स की वजह से है, क्योंकि ये सारे जो जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरल सेगमेंट है इसमें कंपनी को बेटर मार्जिन मिलते हैं, तो इसी वजह से कंपनी के जो मार्जिन थे वो भी यहाँ पर इंप्रूव हुए हैं। दैट वॉज इट फॉर टुडेज न्यूज। अब हमारे फाइनल सेक्शन पर बढ़ते हैं हम, दैट इज दी बिलीव इट और नॉट सेक्शन। तो बिलीव इट और नॉट सेक्शन में आज बात होगी अबाउट अ कंपनी जो 2016 से लेके 2018 लगभग स्टॉक मार्केट की एक बहुत बड़ी डार्लिंग थी। यानी रिटेल इन्वेस्टर्स को ये कंपनी बहुत पसंद थी, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इसमें इन्वॉल्व थे। इसके रिलेटेड रिसेंटली ही सेबी ने एक डायरेक्टिव जो है वो इशू किया पिछले हफ्ते में, जहां पर उन्होंने पिनलाइज किया है कंपनी के जो भी बोर्ड पे थे इस कंपनी के, उनको पिनलाइज किया है। कंपनी का नाम है मनपसंद बेवरेजेस। ये एक काफी पॉपुलर स्टॉक था विद इन रिटेल इन्वेस्टर्स एंड आल्सो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इनफैक्ट, अगर हम बात करें फ्रॉम 2016 टू 2018। लेकिन जो 2018 के बाद ऐसा कुछ हो गया कंपनी के फंडामेंटल से रिलेटेड, जिसके बाद उनका स्टॉक प्राइस कभी रिकवर ही नहीं कर पाया। एंड द रीजन वाज देयर वर एलिगेशंस ऑफ फ्रॉड। एंड इन स्पाइट ऑफ हैविंग एन ऑडिटर जो वन ऑफ द बिग फोर्स है, इसके बावजूद काफी रिवीलिंग डिटेल्स यहाँ पर पता चल रही है जो सेबी ने डायरेक्टिव इशू किया है उसके मुताबिक। ये सारी चीजें ऑलरेडी they were already feared by the participants of the stock market. इनफैक्ट जो कंपनी का स्टॉक है वो 2020 के बाद ट्रेड ही नहीं हुआ है। तो जो सेबी ने डायरेक्टिव इशू किया उसमें उन्होंने यही बताया कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स दिखी है। काफी काफी डेप्थ में उन्होंने इस प्रॉब्लम को बताया कि मनपसंद बेवरेजेस से कंपनी में उनको किन किन चीजों में प्रॉब्लम नजर आई। एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, एवरी नंबर दैट द कंपनी हैज डिस्क्लोज्ड, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आप ये डायरेक्टिव जो है वो पूरी डिटेल में पढ़ भी सकते हो, इट्स अ वेरी बिग डॉक्यूमेंट। लेकिन अगर कुछ चीजों का क्वांटिफिकेशन देना चाहूं तो एक चीज जैसी सेबी ने इस जो रिपोर्ट है उसमें बताई है कि FY19 में मनपसंद बेवरेजेस ने जो सेल्स शो किए कि उन्होंने कितना रेवेन्यू किया इन FY19, दैट वाज डिस्क्लोज्ड बाय द कंपनी एज 812 करोड़। लेकिन उन्होंने जो ऑडिट किया, सेबी ने जो चीजें चेक करी ऑफ रिगार्डिंग द कंपनी, उसमें उनको पता चला कि कंपनी को इसके अगेंस्ट सिर्फ 143 करोड़ रिसीव हुए हैं इन द बैंक अकाउंट। तो सेबी ये बिलीव करता है कि ऑलमोस्ट 750 करोड़ ऑफ सेल्स आउट ऑफ 812 करोड़ ऑफ रेवेन्यू जो कंपनी ने डिस्क्लोज किया, दैट वाज क्वेश्चनेबल। यानी वो आइदर हुआ ही नहीं है या फिर द कंपनी हैज जस्ट रूटेड इट थ्रू सम ऑफ देयर ग्रुप एंटिटीज
जिसके थ्रू ये जो रेवेन्यू है वो बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर कंपनी के द्वारा की गई है। एंड बहुत सारे ग्रुप अकाउंट्स भी निकाले हैं, जो रिपोर्ट बताई है सेबी ने, उसमें उन्होंने बताया कि बहुत सारे जो प्रोमोटर्स है उन्होंने ही अपनी कुछ और कंपनीज की जिसमें उन्होंने सर्कुलर ट्रांजैक्शंस किए, ताकि ये दिखा सके कि हमने एक्चुअली वो सेल्स किया है, जबकि कंपनी ने ऐसा कोई सेल्स किया ही नहीं था। तो बहुत सारे लैप्सेस यहाँ पर दिखे हैं स्टॉक मार्केट को, सेबी को, अबाउट दिस कंपनी मनपसंद बेवरेजेस। एंड जस्ट गोज ऑन टू शो कि इक्विटीज में, डायरेक्ट इक्विटीज में, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। ऑलमोस्ट 20 म्यूचुअल फंड्स थे जो इन्वेस्टेड थे इन मनपसंद बेवरेजेस बिफोर द ऑडिटर्स एक्चुअली रिजाइंड इन 2018, जिसके बाद ये समझ में आया कि अरे ऑडिटर्स ने रिजाइन कर दिया तो कुछ तो गड़बड़ है इस कंपनी में, बिकॉज बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बातें की जा रही थी। एंड ऑडिटर्स के रेजिग्नेशन के बाद ये चीजें काफी क्लियर हो गई कि ये कंपनी के सारे जो नंबर्स है वो काफी हद तक गड़बड़ लग रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड थे, एक बिग फोर ऑडिटर, एक बिग फोर कंपनी वाज एन ऑडिटर ऑफ द ऑफ द कंपनी। इसके बावजूद इतना बड़ा फ्रॉड ऑफ दिस स्केल हैज हैपेंड इन दिस कंपनी। एक गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इक्विटी इन्वेस्टिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिस्क है वो यहाँ पर हमें पता चलती है। एक और चीज जो हमें पता चलती है, जो कई बार वॉरेन बफेट ने भी कही है, कि बियॉन्ड द पॉइंट नोबडी नोज एनीथिंग। आप इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हो, आप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, आपकी अगर वो कंपनी एक हाई कन्विक्शन बेट भी होगी तो भी एक पॉइंट के आगे आपको उतनी इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती। इसी केस में आप देख लीजिए कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो इतने चैनल चेक्स करते हैं, जिनके पास इतनी बड़ी एनालिस्ट की टीम होती है, वो भी देवर नॉट अवेयर कि ऐसी कोई चीज हो सकती है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उनका तो कोई सवाल ही नहीं आता कि दे वुड नो समथिंग दैट द मार्केट डजंट नो, और दैट ऐसी कोई रिस्क है वो रिटेल इन्वेस्टर्स को पता होगी, आप सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। तो यही एक मेन चीज है यहाँ पर कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत की है अगर आप इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हो। नॉट जस्ट इक्विटीज, अगर आपको ओवरऑल आपका एसेट पोर्टफोलियो भी देखना होगा, एसेट एलोकेशन देखना होगा, तो डाइवर्सिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। विद इन इक्विटीज भी डाइवर्सिफिकेशन होना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इन्वेस्टर्स रहे होंगे उस टाइम पर जिनका मेजॉरिटी ऑफ द पोर्टफोलियो ऐसे किसी स्टॉक में होगा, then they would have faced a very big drawdown on their portfolio। तो यही सारी रिस्क है इक्विटीज की, जिसके बारे में हमें हमेशा पता होना जरूरी है। इसलिए एसेट एलोकेशन रिव्यू करना जरूरी है, आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करना जरूरी है। ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, वो हमें ऐसे इंसिडेंट से ही ज्यादा पता चलता है। दैट वाज इट फॉर टुडेज बिलीव इट और नॉट। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आज का आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, एंड शेयर भी कीजिए इस वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल। हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इन्वेस्टचेतन.in वेबसाइट भी विजिट करिएगा। बहुत अच्छे ऑफर्स यहाँ पर चल रहे हैं हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पर, बाकी सारे रिसर्च प्रोडक्ट्स पर भी। तो मैं आशा करूंगा कि आप जरूर हमारी वेबसाइट चेक करोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।